छत्तीसगढ़ का बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात जशपुर की। आज रायपुर लौटेंगे सीएम विष्णुदेव साय। जशपुर में हैं। सुबह लगभग 11:15 बजे जशपुर पहुंच जाएंगे। जशपुर से रायपुर पहुंच जाएंगे। रायपुर में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12:15 बजे चावल अर्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। दोपहर लगभग 12:35 पर छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। दोपहर 2:15 बजे मेधावी छात्र अलंकरण समारोह में शामिल होंगे सीएम। कई सारे कार्यक्रम। जशपुर का अभी तक दौरा था और जशपुर से अब रायपुर लौट रहे हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, अलग अलग समय पर। देश भर के लोगों को 22 जनवरी 2024 का इंतजार है, क्योंकि इस दिन राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे और इसी दिन विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। खास बात यह है कि इस विशाल भंडारे में भगवान श्री राम के ननिहाल के लिए छत्तीसगढ़ से चावल पहुंचने वाला है। राजधानी रायपुर में इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 11 ट्रक सजाए जा रहे हैं, जिसमें 3000 टन चावल रामलला के घर अयोध्या जाएगा। इस चावल का इस्तेमाल भगवान श्री राम के महाभंडारे में होगा। छत्तीसगढ़ से चावल जाएगा, महाभंडारे में चावल का भोग लगेगा और तैयारियां पूरी हैं। 11 ट्रकों को सजाया गया है। 3000 टन चावल रवाना होगा आज। छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है और 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा में छत्तीसगढ़ भी एक अहम योगदान निभा रहा है। छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल अयोध्या भेजे जा रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि ट्रकें पूरी तरह से सजकर तैयार हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राम मंदिर के सामने वीआईपी रोड से इन 11 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पूरे देश में अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर एक खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है और पूरा देश राममय हो चुका है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ भी एक अहम योगदान निभा रहा है। छत्तीसगढ़ से भेजे गए इस चावल का उपयोग अयोध्या के महाभोग भंडारे में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से अरवा चावल जो है वो अयोध्या भेजा जा रहा है। इसके साथ ही एक खास तैयारी जो है पूरे छत्तीसगढ़ में भी की गई है। करीब 12 बजे सीएम साय और मंत्रिमंडल के सदस्यों की उपस्थिति में ये ट्रकें जो हैं अयोध्या रवाना किए जाएंगे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ट्रकें पूरी तरह से सजकर तैयार है। चावलों को भी ट्रकों में पूरी तरह से पैक कर लिया गया है और करीब 12 बजे ये ट्रकों को सीएम साय हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और ज्यादा जानकारी के लिए आकाश शुक्ला हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। आकाश, ननिहाल से भेंट जा रही है अयोध्या की और आखिर कितने बजे ये ट्रक जो हैं इतने सारे तैयार किए गए हैं रवाना होंगे? जी बिल्कुल, देखिए आज बड़ा आयोजन है क्योंकि अयोध्या में रामलला विराजमान होने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी उत्सव मनाया जा रहा है। उसकी तैयारी लगातार की जा रही है। भाजपा शासन आने के बाद से ही इस पर लगातार फैसला लिए गए। अब राम मंदिर में आज अयोध्या के लिए चावल भेजा जा रहा है। करीब 3000 कुंटल जो चावल है वो अयोध्या जाएंगे। 11 ट्रकों को सजाया गया है वीआईपी रोड के पास, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राम मंदिर है। वहां से जो ट्रक हैं वो अयोध्या के लिए आज रवाना होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पहुंचेंगे, विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे भगवान श्री राम का। उसके बाद हरी झंडी दिखाकर ट्रकों को रवाना करेंगे। इस दौरान जो अन्य मंत्री हैं वो भी मौजूद होंगे। इसके लिए संगठन ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी। राइस मिलर एसोसिएशन द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री यहां पर आएंगे और हरी झंडी दिखाकर रवाना कर देंगे। इसके साथ ही जो है मेधावी छात्रों का सम्मान होगा। स्कूल पहुंचेंगे सरस्वती शिशु मंदिर मुख्यमंत्री जी, और यहां पर सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया है, जहां पर मेधावी छात्रों का सम्मान मुख्यमंत्री जी करेंगे। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी को साझा करने के लिए। बीजापुर की बात करते हैं, जहां पर महिला को जिंदा जलाया गया है। महिला का जला हुआ शव मिला। महिला दुकान चलाती थी। इलाके में इस पूरी वारदात से दहशत फैली हुई है। भैरमगढ़ ब्लॉक के नेल सनार थाना क्षेत्र की पूरी घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। इलाके में दहशत का माहौल है।
महिला की लाश मिली है, जिंदा महिला को जलाया गया है। आखिर मामला क्या है, किसने इस वारदात को अंजाम दिया, क्यों अंजाम दिया, सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल चल रही है। फिलहाल आपको ये बता दें, महिला जो थी दुकान चलाने का काम करती थी और ये बड़ी घटना हुई है। महिला को जिंदा जलाया गया। बीजापुर की हम बात कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सतीश चांडक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, जिंदा जलाया गया महिला को, मामला क्या है पूरा? जी, आपको बता दूं कि बीजापुर जिले के नेशनल थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 63 पर एक दुकान है, वहाँ की घटना बताई जा रही है। ये गुरुवार रात में करीब जो है आधी रात को अज्ञात लोग आए और आके जो है उन्होंने जो दुकान थी, झोपड़ी नुमा दुकान थी, उसको आके हवाले कर दिया और जिसमें सोरी 70 है जो करीब 32 साल की थी, वो जलकर खाक हो गई है और 10 सालों से वो अकेली रहती थी। उसका परिवार जो है जगदलपुर रहता था। हालांकि घटना को अंजाम किसने दिया, उसके कारणों की जांच कर रही है। मौके पर पुलिस जो है पहुंच चुकी है और तमाम विषयों पर जो है जांच कर रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। बिलासपुर से करोड़ों का ठग गिरफ्तार हुआ है। बेरोजगारों से 1,13,00,000 रुपए की ठगी की वारदात को इसने अंजाम दिया था। पुलिस में नौकरी लगाने का झांसा इसके द्वारा दिया जाता था। आरक्षक पंकज शुक्ला गिरफ्तार हुआ है। 21 लोगों को नौकरी लगाने के नाम पर इसने पैसे इन सभी से वसूले थे। सिविल लाइन पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आरक्षक जो ठगी की वारदात को अंजाम दिया करता था और पुलिस में भर्ती का झांसा दे करके लोगों से पैसों की वसूली करता था, ठगी करता था। अब इसकी गिरफ्तारी हुई है। पूरे ही मामले में पूछताछ होगी, जांच पड़ताल होगी। आखिर कितने लोगों को ठगा है और कब से ये काम इसका जारी था, सभी पहलुओं पर अब जांच होगी। आरोपी आरक्षक पंकज शुक्ला इसका नाम है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, आरोपी आरक्षक पंकज शुक्ला गिरफ्तार हुआ है, ठगी की वारदात को अंजाम दिया करता था। क्या शुरुआती जांच में? देखिए, ये कांस्टेबल है पंकज शुक्ला, क्योंकि अपनी पहचान ऊंचे अधिकारियों से बताकर जो बेरोजगार युवक हैं उनको पहले झांसे में लेता था। उसके बाद उनको नौकरी लगाने के नाम से अलग अलग किस्तों में वो उनसे पैसा वसूली करता था। लगभग 21 बेरोजगारों को इसने अपना निशाना बनाया था और 1,13,00,000 रुपए की जो है इसने ठगी की थी। आपको बता दूं कि बिलासपुर जिले के अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहां के इन युवकों को ये झांसा देकर उनसे ठगी करता रहा है। चूंकि इस मामले की शिकायत कुछ लोगों ने थाने में की थी, जिसके बाद जो पुलिस है वो इस जो पंकज शुक्ला है, जो आरक्षक है, जो अपने आप को बड़े अधिकारियों का हवाला देकर उनके बीच अपनी पहचान बताता था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग 1.5 से 2 महीने बाद इसे गिरफ्तार किया गया और इसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस आरोपी के खिलाफ 420, 120 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही ये भी पता की जा रही है कि इसके अलावा और कितने लोगों को इसने अपने झांसे में फंसाया था, जिनसे करोड़ों रुपए इसने ठगी की है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी को साझा करने के लिए। गरियाबंद की बात करते हैं। शिक्षाकर्मी भर्ती का फर्जीवाड़ा, ये पूरा मामला है। फर्जीवाड़ा में 11 लोगों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे थे ये तभी सभी लोग। 16 लोगों के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज हुआ था। 5 लोग दोष मुक्त हुए हैं। 11 लोगों को सजा सुनाई गई है। मैनपुर जनपद पंचायत में हुई थी फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए ये भर्ती हुई थी। साल 2008-9 में ये भर्ती हुई थी। बीईडी, डीईडी के फर्जी प्रमाण पत्र लगाए गए थे। व्यवहार न्यायालय गरियाबंद के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह फैसला सुनाया है। और ज्यादा जानकारी के लिए शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, शिक्षा भर्ती फर्जीवाड़े में सजा सुनाई गई है 11 को। जी ऋतु, पूरा मामला जो है मैनपुर जनपद का है, जहां 2008 और 9 में फर्जी प्रमाण पत्र, बीएड और डीएड की प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी कर रहे लगभग 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज था, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 11 लोगों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। और ये लोग जो है फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर शिक्षाकर्मी की नौकरी कर रहे थे। मामले की शिकायत हुई। मामले की शिकायत के बाद तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और कहीं न कहीं शिकायत के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। और भी ज्यादा कहीं मैनपुर में 2008 और 9 में ये लोग जो है जिस तरह फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी कर रहे थे, तो कहीं न कहीं कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि कैसे इनकी भर्ती हुई और कौन कौन संलिप्त जो इनको नौकरी दी है। ऐसे तमाम तरह की
शिकायतें हुई थी। हालांकि ये पूरा मामला जो है, प्रकरण जो है 16 लोगों के खिलाफ कोर्ट में दायर हुआ और कोर्ट में 11 लोगों को सजा सुना दी गई है और 16 लोग में से 5 लोगों को दोष मुक्त पाया गया है। और इस खबर के बाद हड़कंप मचा हुआ है और अब जो है आगे की जांच और हो रही है और फर्जी प्रमाण पत्र लगाए गए शिक्षा कर्मियों की जांच होगी। और ये जो फैसला सुनाया है, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया है, जिसके बाद 11 लोगों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। जी ऋतु जी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शेख इमरान जानकारी को साझा करने के लिए। बालोद की बात करते हैं, जहां पर मालगाड़ी के डिब्बे पलट गए। कच्चे लोहे से भरी मालगाड़ी थी जो हादसे का शिकार हो गई। मालगाड़ी के 2 डिब्बे ट्रैक से बाहर हो गए। ट्रैक से बाहर होते ही मालगाड़ी पलट गई। मालगाड़ी के दोनों डिब्बे पलट गए। हादसे में कोई जनहानि की खबर नहीं है। राजहरा माइंस से भिलाई स्टील प्लांट जाने के दौरान यह हादसा हुआ। तस्वीरें आपके सामने बालोद की। कच्चे लोहे से भरी हुई थी मालगाड़ी के 2 डिब्बे, उसी दौरान पलट गए। कोई जनहानि की खबर इस पूरे मामले में नहीं है। राहत भरी खबर यही है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। 100 दिन में लोगों तक योजनाएं पहुंचाने का लक्ष्य उनके द्वारा रखा गया है। मुख्य सचिव ने बैठक कर अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। हर सप्ताह योजनाओं का रिव्यू होगा। शासन इसके लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल बना रहा है, जिसके थ्रू जो है रिव्यू होगा। और आपको बता दें, पूरी तरह से जुट गई है बीजेपी। 100 दिन में लोगों तक योजनाएं पहुंचाने का ये लक्ष्य बीजेपी द्वारा रखा गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है और इसी बीच आपको बता दें कि कमर कस लिए 100 दिनों में लोगों तक योजनाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। ज्यादा जानकारी के लिए आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, पूरी तरह से बीजेपी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है, इलेक्शन मोड में नजर आ रही है। अब 100 दिन में योजनाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। एक्शन मोड में नजर आ ही रही है। हाल ही में जो बैठक हुए हैं, तमाम जो संगठन के बड़े लोग मौजूद थे, मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष थे किरण देव वहां मौजूद थे। इसके साथ ही अजय जामवाल, नितिन नवीन जैसे जो बड़े संगठन के लोग थे वो मौजूद थे और बड़े स्तर पर बैठक हुई हाल में, जिसमें सीधे तौर पर विधायकों को, कार्यकर्ताओं को कह दिया गया है कि जो मोदी की गारंटी है उसे 100 दिन का एक लक्ष्य रखा गया है और उसे लोगों तक पहुंचाना है। हर एक व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ। जो कलेक्टरों के जिलों के उन्हें निर्देश दिए गए, हर सप्ताह योजनाओं का रिव्यू होने वाला है। कलेक्टर को और तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें रिपोर्ट देना होगा। इसके अलावा भी शासन ने अटल मॉनिटरिंग ऐप बनाया हुआ है, जिसपे सीधे तौर पे योजनाओं की मॉनिटरिंग होगी। कयास जो लगातार लगाए जा रहे थे, मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है तो कल विभागों का बंटवारा हो गया। आज से मंत्री वो काम में भी लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें गति आएगी और लक्ष्य लोकसभा का है, जिसके लिए तमाम जो योजनाएं हैं वो बीजेपी की तैयार है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से मिल रही है, उसकी हम बात कर लेते हैं। शहडोल में मासूम की मौत हो गई है। दगना कुप्रथा से मासूम की मौत का यह मामला सामने आया। 21 दिसंबर से मासूम का इलाज चल रहा था। 1.5 महीने के मासूम की मौत हो गई। परिजनों ने मासूम को दगवाया था। PICU में मासूम भर्ती था। शहडोल जिला अस्पताल की यह घटना आपको बता रहे हैं। अंधविश्वास के चक्कर में कुप्रथा को फॉलो किया गया, बच्चे को दगवाया गया और लगातार उसका इलाज उसके बाद से ही चल रहा था जिला अस्पताल में और अब उसकी मौत हो गई।
और ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, अंधविश्वास कुप्रथा के चक्कर में बच्चे की जान चली गई। जी हाँ, बिल्कुल। यह जो मौत हुई है बच्चे की, बिल्कुल कुप्रथा के कारण हुई है। यह पूरी घटना उमरिया जिले के बकेली गांव की है। बंधुआ निवासी जो राजन बैगा है, उसके पिता हर्ष लाल बैगा 1 माह और 15 दिन के मासूम बच्चे को उन्होंने दगवाया है। बच्चे को शहडोल के जिला अस्पताल के पीआईसीयू में भर्ती किया गया था 21 दिसंबर को। वहां लगभग 21 दिसंबर से लगातार उसका इलाज चल रहा था और कल उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया गया कि जो हर्षलाल बैगा की जो पत्नी है रामबाई, उसने अपने 1.5 माह के बच्चे राजन को लेकर अपने मायके बकेली गांव चली गई थी। यहाँ बच्चे का अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया था, सांस उसकी तेज चलने लगी थी, पेट में सूजन आ गया था, जिस वजह से उसको स्थानीय स्तर पर कोई ऐसी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिली कि जहाँ पे उसका समुचित इलाज हो सके। तो जो परिजन थे, उन्होंने वही जो कुप्रथा यहाँ दगना चली आ रही है, उन्होंने अपने गांव में ही एक दाई को बुलाया और दाई ने गर्म चूड़ियों से बच्चे के पेट में दागा। उसके बाद से लगातार उसको झटके आ रहे थे और जब उसकी हालत ज्यादा खराब हुई तो आन फान में उसको जो सबसे नजदीकी जिला अस्पताल शहडोल पड़ता है उमरिया जिले से, तो उसे शहडोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था बीकू वार्ड में, जहां उपचार के दौरान उसकी कल मौत हो गई है। ठीक, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल रवाना हो चुके हैं। गुरुवार रात को दिल्ली गए थे मुख्यमंत्री और कल पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात उन्होंने की थी। मंत्रियों के विभाग के बंटवारे को लेकर मोहन यादव ने चर्चा की थी और अब वो भोपाल लौट चुके हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। लगातार दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का हो रहा है, चर्चाएं चल रही हैं, मंथन हो रहा है, आखिर किसके खाते में कौन सा विभाग जाए, इसे लेकर के मंथन दिल्ली दरबार में हो रहा है और अब दरबार से लौट चुके हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि क्या अब फाइनल हो चुका है, क्योंकि इंतजार बहुत लंबा होता जा रहा है। अब हो सकता है कि आज विभागों का बंटवारा हो जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, लंबा इंतजार किया जा रहा है मध्य प्रदेश में विभागों के बंटवारे को लेकर, क्या लगता है अब इतनी मंथनें हुई हैं, दिल्ली दरबार में बैठकें हुई हैं, अब तो फाइनल हो ही गए होंगे, नामों पर और विभागों पर मुहर लग गई होगी? बिल्कुल ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं कि जब कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पहले मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई और फिर देर रात को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से, तो ये मंत्रियों के जो बंटवारे हैं उसको लेकर अंतिम फैसला ले लिया गया है। बस अब जाकर मुख्यमंत्री को वहां भोपाल में ऐलान करना है और जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं उनको जिम्मेदारियों को देना है। तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि फाइनल हो गया है, केंद्र से दिल्ली हाईकमान से मोहर लग गई है। अब मुख्यमंत्री भोपाल पहुंचेंगे करीब 12 बजे के आसपास और उसके बाद फिर हो सकता है कि आज शाम ही को मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों में मंत्रालय का बंटवारा कर दें। जी सवाल यहाँ पर अशरफ ये भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी 1 तारीख को दौरा है, तो क्या ऐसा भी हम मान सकते हैं कि 1-2 दिन और बीजेपी टाल सकती है, शायद अमित शाह आए और उसी दौरान शायद विभागों का बंटवारा हो जाए और साथ ही साथ बधाइयों का दौर भी हो जाए? देखिए, वो अमित शाह का दौरा बिल्कुल अलग है वो, और ये काम बिल्कुल अलग है। तो कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि ये काम तो पहले ही मंत्रियों को जिम्मेदारी है जो मंत्रालयों की देनी है उसमें देरी हो चुकी है और अब जब पार्टी नेतृत्व की तरफ से एक हरी झंडी मिल चुकी है तो उसमें और देर करना सही नहीं होगा। तो उम्मीद यही है कि आज शाम तक मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों में मंत्रालयों के बंटवारा कर देंगे। इंतजार खत्म होने वाला है, सस्पेंस खत्म होने वाला है, कुल मिलाकर ये माने जल्द अब होगा। बहुत शुक्रिया अशरफ। नए साल के जश्न पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। दुर्ग पुलिस की अगर हम बात करें तो गाइडलाइन दुर्ग पुलिस ने जारी की है। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट को समय पर बंद करने की अपील उनसे की गई है। नशीले पदार्थ पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये तमाम तरह के निर्देश, आदेश जारी कर दिए गए हैं नए साल के जश्नों को लेकर के, नए साल को लेकर के, कि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और चाहे पर्यटक स्थलों की बात करें, हम क्लब्स की बात करें या तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं और जगह जगह तैयारियां नए साल को लेकर के की जाती हैं, हर जगह
जो है पूरी तरह से सतर्क प्रशासन की टीम नजर आ रही है। तो लाउड स्पीकर भी अब नहीं बजा सकेंगे रात को 10 बजे के बाद। ये बड़ी बातें जो है प्रशासन द्वारा कही गई हैं, निर्देश जारी किए गए हैं। दुर्ग में एक्शन में परिवहन विभाग नजर आ रहा है। यातायात और परिवहन विभाग का यहां पर बड़ा एक्शन हमें देखने को मिला। बिना फिटनेस चला रहे 57 बस मालिकों पर कार्रवाई हुई। बगैर परमिट चल रहे 7 एम्बुलेंस, 2 बस सहित 13 वाहन जब्त किए गए हैं। 43,500 रुपए जुर्माना भी इनसे वसूला गया है। लगातार अनफिट वाहनों की शिकायतें जो है मिल रही थी और अब जो है यातायात और परिवहन विभाग द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है। 13 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं, साथ ही साथ चालान भी काटा गया है। और आइए अब देखते हैं खबरों का 2020। श्री राम मंदिर के महाभंडार